हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ये चैप्टर है हार्मोन एवं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। इसी पूरे चैप्टर को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि हार्मोन क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, जो हार्मोन है वो एक प्रकार का रासायनिक यौगिक है। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है हार्मोन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजित करने वाला पदार्थ। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हार्मोन से संबंधित सही तथ्य दिए गए हैं, इन तथ्यों को देख लेते हैं। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो हार्मोन होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्पादित होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि जो हार्मोन होता है ये उपापचयी अभिक्रियाओं के उत्प्रेरक के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब ये क्यों आवश्यक होते हैं, क्योंकि देखिए इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो सजीवों में होने वाली विभिन्न जो जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जैसे वृद्धि है, विकास है, प्रजनन है, इन सब का ये नियमन व नियंत्रण भी करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है हार्मोन का जो स्राव शरीर की कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियों द्वारा होता है उन्हें क्या कहा जाता है, मतलब उन ग्रंथियों को क्या कहा जाता है। तो उन ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहा जाता है। अगले में कह रहा है नलिका विहीन जो ग्रंथियाँ होती हैं किसे कहते हैं। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं इन्हीं को नलिका विहीन ग्रंथि भी कहा जाता है। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं इनके द्वारा स्रावित हार्मोन का परिवहन जो होता है किसके द्वारा होता है। तो ये होता है रुधिर परिसंचरण तंत्र के द्वारा। अगले में कह रहा है जो कशेरुकी जंतु हैं इनमें कितने प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो इनमें 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब ये 3 प्रकार इनके कौन कौन से हैं इनको भी जान लीजिए। तो देखिए, पहला इसका प्रकार है जिसको हम लोग बाह्यस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। तो इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, जो बाह्यस्रावी ग्रंथियां हैं ये नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं। दूसरा इसमें कह रहा है जो इनका स्राव होता है, इनके स्राव को हम लोग एंजाइम्स कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है, कौन सी बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ हैं। तो देखिए, बाह्यस्रावी ग्रंथियों के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो इनमें है श्वेत ग्रंथियाँ, दुग्ध ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियाँ, श्लेष्म ग्रंथियाँ, अश्रु ग्रंथियाँ। तो ये सब बाह्य ग्रंथियाँ जो हैं उसके ये एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए, दूसरा जो प्रकार है, तो दूसरा प्रकार है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं ये नलिका विहीन ग्रंथियाँ होती हैं और जो इनका स्राव होता है इसके स्राव को हम लोग हार्मोन कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स में देखिए है पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि। अब तीसरा इसका जो प्रकार है वो है मिश्रित ग्रंथि। इसके बारे में जान लीजिए। तो देखिए, जो मिश्रित ग्रंथि होती हैं ये बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ये होती हैं, इसलिए इनको मिश्रित ग्रंथियाँ कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है अग्नाशय। तो याद रखिएगा अग्नाशय क्या है, तो ये मिश्रित ग्रंथि का एग्जाम्पल है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो यह है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम लोग पीयूष ग्रंथि कहते हैं। अब इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये स्त्रियों में अपेक्षाकृत बड़ी होती है, लेकिन जब गर्भावस्था की अवस्था आती है स्त्रियों में तो ये और भी बड़ी हो जाती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है जो पीयूष ग्रंथि है जिसको हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, यह कहाँ पर पाई जाती है। तो ये जो कपाल का स्टेपनाइड हड्डी होता है उसमें एक सेला टर्सिका नामक एक गड्ढा पाया जाता है, उसी गड्ढे में ये ग्रंथि पाई जाती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है। तो ये करती है पीयूष ग्रंथि। अगले में कह रहा है सूर्य की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा किसकी उपस्थिति के कारण सांवली हो जाती है। तो ये होता है मेलेनिन। जो मेलेनिन होता है, जब हम लोग सूर्य के संपर्क में आते हैं या उनकी किरणों के संपर्क में आते हैं तो हमारी त्वचा से जो मेलेनिन नामक हार्मोन है ये स्रावित होने लगता है और इस वजह से जो हमारी मतलब त्वचा है उसका रंग सांवला हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है जो मेलाटोनिन नामक हार्मोन है इसका स्रावण किससे होता है। तो ये होता है पीनियल ग्लैंड से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है रात व अंधेरे में किस हार्मोन का स्रावण अधिक होता है। तो ये होता है मेलाटोनिन का। अब अगला देखिए, अगले में बताया जा रहा है जो पीयूष ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन हैं और उनके कार्य हैं, इनको देख लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो देखिए, पहला इसमें स्रावित हार्मोन में है, पहला हार्मोन है इसको हम लोग कहेंगे वृद्धि हार्मोन या इसी को सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी कहा जाता है। अब इसका कार्य क्या होता है इसको जान लीजिए। तो देखिए, कार्य में पहला पॉइंट ये कह रहा है कि ये शरीर की वृद्धि अर्थात हड्डियों की वृद्धि का ये नियंत्रण करता है। तो ये हो गया इसका पहला पॉइंट। दूसरा देखिए इसका कार्य क्या है। तो देखिए, इसकी दूसरे कार्य में ये बताया जा रहा है कि इसकी अधिकता से भीम कायकता हो जाती है, जिसको हम लोग जैंटनिज्म कहते हैं। मतलब भीम कायकता मतलब होता है कि शरीर भारी भरकम हो जाता है। इसी को हम लोग
एक्रोमिगली विकार भी कहते हैं। अब तीसरा पॉइंट इसमें ये कह रहा है, तीसरा इसका जो कार्य है, कह रहा है अगर इसका अल्प श्रवण हुआ तो इससे क्या होता है, बौनापन नामक बीमारी या कह सकते हैं विकार जिसको कहते हैं वो उत्पन्न हो जाता है। अब दूसरा देखिए, दूसरा हार्मोन है, इसको हम लोग थायरोट्रॉपिक या इसको थायराइड प्रेरक हार्मोन कहते हैं। इसका कार्य क्या है, तो ये थायराइड ग्रंथि के कार्यों को उद्दीपित करता है। तो ये हो गया इसका कार्य। अब तीसरा देखिए, जो तीसरा हार्मोन है वो है एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब इसके बारे में जान लीजिए। तो देखिए, यह अधिवृक्क ग्रंथियों के कॉर्टेक्स को प्रभावित कर उससे निकलने वाले हार्मोन को प्रेरित करता है। तो ये हो गया कार्य। अब देखिए, अगला जो हार्मोन है वो है गोन्डोट्रोपिक हार्मोन। इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये जनन ग्रंथियों की क्रियाशीलता को प्रभावित करता है और ये 2 प्रकार का होता है। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला पॉइंट क्या है। तो देखिए, अगला हार्मोन है, इसको हम लोग कहते हैं फिलिकिल उत्तेजन हार्मोन। याद रखिएगा, जिसको एफएसएच कहते हैं। तो ये देखिए, पुरुष में क्या होता है, तो ये शुक्रजन का उद्दीपन करता है और स्त्रियों में क्या करता है, तो ये अंडाशय से कहता है अंडोत्सर्ग का उद्दीपन ये करता है। मतलब जो फिलिकल उत्तेजन हार्मोन है ये पुरुष में शुक्रजन का उद्दीपन करता है और जो स्त्रियां हैं उनमें अंडाशय के अंडोत्सर्ग का ये उद्दीपन करता है। अब तीसरा जो हार्मोन है वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। याद रखिएगा, ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन है इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, इसमें ये बताया जा रहा है कि नर हार्मोन जिसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन कहते हैं इसका ये श्रवण करता है। और मादा में क्या होता है, तो मादा में हार्मोन को जो एस्ट्रोजन होता है इसका ये श्रवण करता है। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो दुग्धजनक हार्मोन है उनको हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, इससे क्या होता है, इससे कार्बोसेल्यूटिकम का श्रावण होता है। क्या होता है, दुग्धजनक हार्मोन है, इनसे कार्बोसेल्यूटिकम का श्रावण होता है। अगला हार्मोन है, इसको हम लोग कहते हैं मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन। इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, इससे क्या होता है, इससे मानव में यह हार्मोन त्वचा पर चकत्ते तथा तिल पड़ने को प्रेरित ये करता है। मतलब जो मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन है, इससे क्या होता है, इससे मानव की जो त्वचा है उस पर चकत्ते पड़ जाते हैं या कभी कभी जो तिल होता है इसी की वजह से ये पड़ जाता है। अब अगला देखिए, दूसरा इसका क्या कार्य है। तो दूसरे में बताया जा रहा है कि जंतुओं एवं पक्षियों में यह हार्मोन मिलेनिन वर्णक के कणों को फैलाकर त्वचा को रंगीन बनाता है। अब अगला देखिए, अगला कौन सा हार्मोन है, तो ये है वेसोप्रेसिन या इसी को एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। अब इसके बारे में जान लीजिए। तो देखिए, वृक्क की जो मूत्र वाहिनियाँ होती हैं उनको जल पुनरावशोषण के लिए ये प्रेरित करता है। इसके अतिरिक्त ये रुधिर वाहिनियों को सिकोड़ कर रक्त दाब भी बढ़ा देता है। अब तीसरा इसका क्या कार्य है, तो तीसरा इसका कार्य होता है कि ये शरीर के जल संतुलन में सहायक होता है। इसके अतिरिक्त चौथा इसका ये कार्य है कि यह हार्मोन की कमी से उदक में या इसको डायबिटीज़ कहा जाता है, ये इसमें रोग हो जाता है। मतलब अगर इसकी कमी हो गई तो इससे डायबिटीज़ रोग हो जाता है। अब अगला देखिए, अगला हार्मोन है, इसको हम लोग ऑक्सीटोसिन या इसको पैटोसिन हार्मोन भी कहते हैं। अब इसके बारे में जान लीजिए। तो देखिए, इसमें यह बताया जा रहा है कि जो प्रसव पीड़ा होती है या दुग्धस्राव होता है इसमें यह सहायता करता है। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है जो थाइमस ग्रंथि है उनमें से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो इसमें स्रावित होता है थाइमोसिन। तो थाइमोसिन में देखिए 2 प्रकार हैं, थाइमिन फर्स्ट होता है और थाइमिन सेकंड होता है। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है किस ग्रंथि में आयोडीन युक्त गुलाबी रंग का कोलाइडी पदार्थ जिसको हम लोग थायरोग्लोबिमिन का श्रावण कहते हैं ये होता है। तो ये होता है अबटू ग्रंथि से। याद रखिएगा, फिर से देख लेते हैं। तो इसमें पूछा ये जा रहा है कि किस ग्रंथि से आयोडीन युक्त जो गुलाबी रंग का कोलाइडी पदार्थ होता है जिसको हम लोग थायरोग्लोब्यूलिन कहते हैं इसका श्रावण होता है। तो ये होता है अबटू ग्रंथि से। अगले में कह रहा है किस ग्रंथि द्वारा आंखों में आंसू बनते हैं। तो ये बनते हैं लैक्रियम ग्रंथि के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है जो अबटू ग्रंथि है जिसको हम लोग थायराइड ग्लैंड कहते हैं ये कहाँ पर स्थित होती है। तो ये श्वास नली जिसको हम लोग ट्रैकिया कहते हैं इसके दोनों तरफ लैरिंक्स के नीचे ये स्थित होता है। अगले में कह रहा है जो थायरॉक्सिन है वो है क्या, तो ये एक हार्मोन है। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा अंतःस्रावी हार्मोन थायराइड ग्रंथ से थायरॉक्सिन हार्मोन के श्रवण को उत्तेजित करता है। तो ये है टीएसएच। टीएसएच का फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये इसका फुल फॉर्म है। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है किस हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है। तो ये पाया जाता है थायरॉक्सिन में। अगले में कह रहा है कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के साथ सहयोग कर शरीर में जो जल संतुलन है उसको नियंत्रित करता है। तो यह है थायरॉक्सिन हार्मोन। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है बच्चों में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इनमें होती है अवटुवान्मता जिसको हम लोग क्रिटिनिज्म रोग कहते हैं। तो याद रखिएगा, अगर बच्चों में जो थायरॉक्सिन हार्मोन है इसकी कमी हो जाती है तो इससे होता है अवटुवान्मता रोग हो जाता है। अगले में कह रहा है जो
अवटु वामनता रोग है, इसके क्या लक्षण हैं? तो देखिए 30 वर्ष की उम्र वाला जो वयस्क रहेगा ये 4 अथवा 5 वर्ष का बालक प्रतीत होता है। तो ये है अवटु वामनता रोग। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है जो यौनावस्था में जो थायरॉक्सिन हार्मोन है की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है मिक्सडिमा। क्या होता है? मिक्सडिमा रोग हो जाता है। अगले में कह रहा है मनुष्य में लंबे समय तक थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या होता है? हाइपोथायरॉयडिज्म रोग हो जाता है। अगला देखिए अगले में कह रहा है भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? जिसमें घेघा या जिसको ग्वाइटर कहते हैं ये रोग हो जाता है। अगला देखिए अगले में कह रहा है जो घेघा रोग है जिसको ग्वाइटर कहते हैं इससे संबंधित कुछ सही तथ्य दिए गए हैं, इन तथ्यों को देख लेते हैं। तो देखिए पहला स्टेटमेंट इसमें ये कह रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो ग्वाइटर है जिसको घेघा कहते हैं रोग एक सामान्य बीमारी है। ये स्टेटमेंट सही है। दूसरे में कह रहा है पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है जो थायरॉक्सिन हार्मोन है इसकी अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो ये हो जाता है टॉक्सिक ग्वाइटर। क्या हो जाता है? टॉक्सिन नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए अगले में कह रहा है लेवोथायरॉक्सिन क्या है? तो ये थायराइड हार्मोन की दवा है। अगला देखिए अगले में कह रहा है पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोन की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियता नियंत्रित करती है। कह रहा है कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है? तो यह है परावट ग्रंथि। कौन सी है? परावट जो ग्रंथि है जिसको हम लोग पैराथायरॉयड ग्लैंड कहते हैं, ये पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र होकर कार्य करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब अगला देखिए अगले में कह रहा है जो मानव शरीर है उसमें कौन सा जो हार्मोन है रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? तो ये है परावट हार्मोन जिसको हम लोग पैराथायरॉयड हार्मोन कहते हैं। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है उपरिवृक्कीय ग्रंथियाँ जिसको हम लोग सुप्रीरीनल ग्लैंड कहते हैं किस ग्रंथि को कहते हैं? तो जो अधिवृक्क ग्रंथियाँ हैं उन्हीं को हम लोग सुप्रीरीनल ग्लैंड कहते हैं। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है क्रोध है, डर है, मानसिक तनाव है एवं व्यस्तता की अवस्था में कौन से हार्मोन का अत्यधिक श्रावण होता है? तो ये होता है एड्रेनालिन हार्मोन। अगले में कह रहा है किस हार्मोन को एड्रेनिन या इसी को एप्रेनेफ्रिन भी कहा जाता है? तो ये होता है एड्रेनल हार्मोन। अगला देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है लड़ो और उड़ो हार्मोन किस हार्मोन को कहते हैं? तो ये कहते हैं एड्रेनालिन जो हार्मोन है इसी को ये हार्मोन कहा जाता है। अगले में कह रहा है आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं एड्रेनालिन को। अगला देखिए अगले में ये बताया जा रहा है कि जो एड्रेनालिन हार्मोन है इसके अगर अल्पश्रवण होगा, अगर इसका अतिश्रवण होता है तो इससे कौन से रोग हो जाते हैं इसको जान लेते हैं। तो देखिए जो एड्रेनालिन है अगर इसका अल्पश्रवण होगा तो इसमें देखिए एडिशन रोग हो जाता है। एडिशन रोग में क्या होता है? तो रुधिर दाब कम हो जाता है, सोडियम तथा जल का जो अत्यधिक होता है वो उत्सर्जन होता है, अर्थात इससे निर्जलीकरण हो जाता है। इससे क्या होता है? चेहरे जो हैं, गर्दन है, इन सब पे त्वचा पर चकत्ते पड़ जाते हैं। तो ये क्या होता है? जो एड्रेनालिन हार्मोन है उसका अगर अल्पश्रवण होता है तो ये रोग हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं एडिशन रोग। और एडिशन रोग में ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं वो हो जाते हैं। अगर देखिए इसका अधिकता हो गई जिसको हम लोग कहते हैं अतिश्रवण, तो इसमें कुशिंग रोग हो जाता है। और इसमें क्या होता है लक्षण? तो देखिए जो शरीर में सोडियम और जल का जमाव है वो अधिक हो जाता है जिससे हड्डियां अनियमित हो जाती हैं। ये हो जाता है अधिकता से। अब अगला देखिए अगर फिर कमी हो गई एड्रेनालिन की तो दूसरा रोग इसमें बताया जा रहा है, इसमें हो जाता है कांस रोग। मतलब जो एड्रेनालिन हार्मोन है ये हार्मोन अगर कम हो गया तो इससे कांस रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है? तो यह सोडियम और पोटेशियम की कमी से होता है जिसमें पेशियों में अकड़न आ जाती है। अगर अधिकता हुई तो फिर से कौन सा रोग होगा? तो इस रोग को कहते हैं हम लोग एड्रिनल विरिलिज्म। ये कौन सा है? इसके क्या लक्षण हैं? तो देखिए ये स्त्रियों में पुरुषों जैसे लक्षण दिखाने लगते हैं। जैसे कह रहा है चेहरे पर दाढ़ी आ जाती है, मूँछों का आना हो जाता है, आवाज़ जो होती है मोटी हो जाती है और बांझपन जैसी स्थितियाँ इसमें उत्पन्न हो जाती हैं। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है पेशियों तथा हड्डियों के परिवर्धन, बाह्यलिंगों, बालों के आने या यौन आचरण का नियंत्रण किस हार्मोन द्वारा होता है? तो ये होता है लिंग हार्मोन। ये कह रहा है ये नर हार्मोन जो होते हैं वो होते हैं एंड्रोजन्स, वो मादा में देखा जाए तो ये होते हैं एस्ट्रोजन। अब अगला देखिए अगले में क्वेश्चन में कह रहा है कौन सी कोशिका पुरुष में एंड्रोजन हार्मोन का श्रवण करती है? तो यह है लैंडिंग कोशिका। अगले में कह रहा है जो पौरुष विकास है हार्मोन किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं टेस्टोस्टेरोन को। अगला देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है जो मानव शरीर के संदर्भ में कुछ सही कथन दिए गए हैं, तथ्यों को देख लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर जो सोमैटोट्रोपिन का उत्पादन है वो बढ़ जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। अगले में कह रहा है पुरुष की जो जनन ग्रंथियाँ होती हैं जो प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न करती हैं, तो ये भी सही है।
अगले क्वेश्चन में कह रहा है, अगला जो इसमें पॉइंट है उसमें कह रहा है जो टेस्टोस्टेरोन है पुरुषों में वृषण से स्रावित होने वाला नर हार्मोन है तथा महिलाओं की अधिवृक्क ग्रंथियां भी सूक्ष्म मात्रा में इसे उत्पन्न करती हैं, तो ये बात भी याद रखिएगा। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो प्रतिबल के कारण होता है अधिवृक्क ग्रंथियों से कार्टिसोल का मोचन बढ़ जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है स्त्रियों में किस हार्मोन की अधिकता से चेहरे पर बाल निकल आते हैं, तो ये जो एंड्रोजन हार्मोन है इसकी अधिकता हो जाती है, तो जो स्त्रियों के चेहरे हैं उनमें भी बाल चेहरे पर निकल आते हैं। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना किस हार्मोन का कारण होता है, तो ये हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसी को लव हार्मोन भी कहा जाता है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है इसका स्रवण किस ग्रंथि से होता है, तो ये होता है पीयूष ग्रंथि से। अगले में कह रहा है जो हार्मोन है, कौन सा हार्मोन शिशु जन्म के बाद दुग्ध के श्रवण को प्रेरित करता है, तो ये होता है प्रोलैक्टिन। क्या होता है? प्रोलैक्टिन ये हार्मोन कहलाता है। अब अगला देखिए, अगले में बताया जा रहा है महिलाओं में पाए जाने वाले जो प्रमुख सेक्स हार्मोन हैं वो कौन कौन से हैं, तो इनको जान लेते हैं। तो देखिए, पहला है ये है एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, इसमें ये बताया जा रहा है कि ये एस्टेरॉयड होता है जो कि ग्रेफियन फॉलिकल द्वारा स्रावित होता है। इसमें क्या होता है, ये यौनावस्था जो होती है उसमें यौन लक्षणों को ये प्रदर्शित करता है, तो ये है एस्ट्रोजन। दूसरा है प्रोजेस्टेरोन, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये दुग्ध ग्रंथियों का ये विकास करता है, गर्भाधारण के निर्धारण करने वाला इसको हार्मोन भी कहा जाता है, ये होता है प्रोजेस्टेरोन। अगला देखिए, अगला है रिलैक्शन, ये क्या होता है, तो ये बच्चे के जन्म में ये सहायक होता है। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है लड़कियों में मासिक चक्र की जब पहली बार आता है तो उसको क्या कहा जाता है, तो इसको मेनार्की कहा जाता है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि है अंतःस्रावी व बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की है, तो यह है अग्नाशय ग्रंथि। अगला देखिए, अगले में कह रहा है अग्नाशय ग्रंथि के बाह्यस्रावी भाग से किसका श्रावण होता है, तो ये होता है पाचक रस का। अगले में कह रहा है जो अग्नाशय ग्रंथि है इसके संबंधित कुछ सही तथ्य दिए गए हैं, इन तथ्यों को देख लेते हैं। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट इसमें ये कह रहा है कि ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा यह क्षारीय होता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है इस रस को पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो अग्नाशय ग्रंथियाँ हैं उनके अंतःस्रावी भाग में विशिष्ट भाग की कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हीं को लैंगरहंस की दीपिकाएं कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो लैंगरहंस की दीपिकाएं हैं इनकी खोज किसने की थी, ये चिकित्सा शास्त्री जिनका नाम था पॉल लैंगरहंस, इन्होंने इसकी खोज की हुई है। अगले में कह रहा है मधुसूदनी जिसको हम लोग इंसुलिन कहते हैं अंतःस्रावण हार्मोन क्या है, तो ये है एक पेप्टाइड या एक ये प्रोटीन है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो इंसुलिन है इसकी खोज किसने की थी, तो ये इसकी खोज की गई थी बेंटिंग व बेस्ट के द्वारा। अगले में कह रहा है जो इंसुलिन है इसकी खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये किया गया था फ्रेडरिक बेंटिंग को। अगले में देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है जो इंसुलिन है इनमें कौन सा धातु पाया जाता है, तो इसमें जस्ता धातु पाई जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो इंसुलिन है उसमें जस्ता जिसको हम लोग जिंक कहते हैं ये धातु पाई जाती है। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय है जिसको हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं का नियंत्रण करता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का नियंत्रण करता है। अगले में कह रहा है यदि अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करना बंद कर दे तो शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इससे देखिए मूत्र व रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। अब अगला देखिए, अगले में बताया जा रहा है जो डायबिटीज़ मेलिटस नामक रोग है इसके संबंध में कुछ सही तथ्य दिए गए हैं, इन तथ्यों को देख लेते हैं। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट कह रहा है रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा इसमें बढ़ जाती है, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से ग्लूकोज जो है वो मूत्र में उत्सर्जित होने लगता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है मूत्र में जल की मात्रा बढ़ जाती है जिससे मूत्र पतला व मात्रा बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, इससे बहुमूत्रता की अवस्था उत्पन्न हो जाती है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अब अगला देखिए, अगले में बताया गया है कि जो लैंगरहंस की दीपिकाएं हैं उनके द्वारा जो स्रावित हार्मोन है वो उनके कार्य कौन कौन से हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए, लैंगरहंस की दीपिकाएं कोशिकाएं हैं, इनमें पहली है अल्फा कोशिका, इससे स्रावित हार्मोन होता है, इसका नाम है ग्लूकागॉन। कौन सा हार्मोन है, ग्लूकागॉन इसका नाम है। अब इसका कार्य क्या है, तो देखिए यह यकृत में ग्लूकोनियोजिसिस को प्रेरित करता है जिससे ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसका ये कार्य होता है। दूसरा देखिए, तो इसमें पॉइंट ये कह रहा है ये ऊतकों में ग्लूकोज के उत्पादन में भी ये सहायता करता है। अब अगला देखिए, दूसरा है जो है बीटा कोशिकाएं, इनके बारे में जान लेते हैं।
तो देखिए जो बीटा कोशिकाएं हैं ये इंसुलिन को स्रावित करती हैं। यह एक प्रोटीन श्रृंखला या पेप्टाइड हार्मोन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो इंसुलिन है ये एक प्रोटीन श्रृंखला होती है या इसी को पेप्टाइड हार्मोन भी कहा जाता है। तो ये बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। अब देखिए इससे होता क्या है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करता है। इसके अतिरिक्त देखिए इंसुलिन के अल्पश्रवण से मधुमेह रोग हो जाता है, जिसको हम लोग डायबिटीज़ कहते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए अगर इंसुलिन का अतिश्रवण हो जाता है, इससे क्या होता है, इससे हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। जिससे क्या होता है, जिससे शरीर में रुधिर की मात्रा कम हो जाती है। फलस्वरूप क्या होता है, जो जनन क्षमता है, दृष्टि ज्ञान है, ये कम हो जाता है और अधिक थकावट महसूस होती है। तो ये सब इसके लक्षण हैं। अब अगला देखिए, अगला है जिसको हम लोग डेल्टा कोशिकाएं या इसी को गामा कोशिकाएं कहते हैं। तो इससे देखिए इससे हार्मोन स्रावित होता है। इस हार्मोन का नाम है सोमेटोस्टेटिन, इसका नाम है। ये हार्मोन जो स्रावित होता है इसका ये नाम है। अब इससे होता क्या है, तो ये हार्मोन जो है वो पॉलीपेप्टाइड होता है, जो पचे हुए भोजन के स्वांगीकरण की अवधि बढ़ाता है। तो ये इसका कार्य है। अब अगला देखिए, अगला कौन सा है, तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कोलेस्ट्रॉल क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। तो देखिए जो कोलेस्ट्रॉल है मोम जैसा एक पदार्थ है जो शरीर में विटामिन डी हार्मोन और पित्त का निर्माण करता है। अगले में कह रहा है एंडोर्फिन क्या होती है, तो ये प्राकृतिक दर्द निवारक दवा है। अगले में कह रहा है जो टैक्सोल है ये क्या है, तो ये कैंसर रोधी दवा है। तो याद रखिएगा जो टैक्सोल है वो कैंसर रोधी दवा है। अब अगला देखिए जो प्रमुख ग्रंथियां हैं उनके द्वारा स्रावित हार्मोन और उनके प्रभाव कौन कौन से हैं इनको जान लेते हैं। तो देखिए एक साइड में ग्रंथियां बताई गई हैं और उनसे जो स्रावित हार्मोन है वो बताए गए हैं। तो पहली ग्रंथि है जनन ग्रंथि। इससे स्रावित होता है कौन सा हार्मोन, इससे होता है प्रोजेस्टेरोन, इससे हार्मोन स्रावित होता है। अगला है पीयूष ग्रंथि, इससे होते हैं वृद्धि हार्मोन। अग्नाशय से देखिए इंसुलिन स्रावित होता है। अधिवृक्क से होता है कार्टिसोल। थायराइड से देखिए थायरॉक्सिन होता है। अंडाशय पुरुष से क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन, इससे स्रावित होता है। अब देखिए जो विभिन्न हार्मोन व उनके प्रभाव हैं इनको जान लेते हैं। तो देखिए हार्मोन में पहला है एड्रेनालिन। इससे क्या होता है, इससे क्रोध, भय, खतरा ये सब प्रभाव उत्पन्न होता है। एड्रेनोजन से क्या होता है, ये देखिए इसमें प्रभाव किस में होता है, ये स्त्रियों में होता है। अगले में देखिए, अगले में कह रहा है जो इंसुलिन है वो क्या करता है, वो ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। अगला है फेरोमोन, ये क्या करता है, ये गंध के बोध से साथ करता है। मतलब जो फेरोमोन है ये गंध के बोध से साथी को आकर्षित करता है। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यह है यकृत। अगले में कह रहा है कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो यह है यकृत। अगले में कह रहा है कौन सा हार्मोन अस्थिमज्जा में आरबीसी उत्पादन को बढ़ा देता है, तो यह है एरिथ्रोपोइटिन। अगले में कह रहा है किस में हार्मोन अनुपस्थित रहते हैं, तो जो जीवाणु होते हैं उनमें हार्मोन अनुपस्थित रहते हैं। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो फेरोमोन्स हैं वो किस में पाए जाते हैं, तो ये कीटों में पाए जाते हैं। इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये कीटों द्वारा उत्सर्जित गंधयुक्त या वाष्पशील हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिसका गंध मतलब जो ये हाइड्रोकार्बन निकाला जाता है ये वाष्पशील होता है। तो इसमें एक विशेष गंध पाई जाती है। तो इस गंध से क्या होता है, साथी को आकर्षित करने में सहायता मिलती है। मतलब जो इसकी फीमेल पार्टनर होती है उसको ये आकर्षित करता है। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो गाय और भैंस के थन होते हैं उनसे दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, तो ये लगाई जाती है ऑक्सीटोसिन की। अगले में कह रहा है जो साइटोकाइनिन है ये क्या है, तो ये क्षारीय प्रकृति का पादप हार्मोन है। अगले में कह रहा है कौन सा पादप हार्मोन कच्चे फल को पकाता है, तो ये है एथिलीन। अगले में कह रहा है गैसीय अवस्था में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो ये है एथिलीन। अब अगला देखिए, अगले में क्या दिया हुआ है। तो देखिए ये इस प्रकार से ये जो पूरा चैप्टर था इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब ये दूसरा है जनन एवं भ्रूणीय विकास, इसको हम लोग आने वाले दूसरे वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।